सभी मतदान कर्मियों को इम्प्रेसिव स्टडी मंच पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 से संबंधित जो प्रशिक्षण दी जा रही है उस प्रशिक्षण से संबंधित जो जानकारी हमें रखनी है उन्हीं सभी चीज़ों को हम शेयर करने वाले हैं। तो सबसे पहले क्या है कि नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में निर्वाचन किस प्रकार होना है, किसके द्वारा होना है, इन सभी चीज़ों को हम सीखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमें ये जानकारी रखना है कि नगर पालिका जो पद है यानी इस निर्वाचन में नगर पालिका आम निर्वाचन 2022 में ये कितने पदों का निर्वाचन होना है। तो नगर पालिका पद जो होगा ये 3 पद है, तो 3 पद का निर्वाचन किया जाएगा। चुनाव 3 पद का होगा। वो कौन कौन सा पद है? तो सबसे पहला पद है पार्षद, और दूसरा का नाम क्या है? दूसरा का नाम है उप मुख्य पार्षद, और तीसरा क्या है? तो मुख्य पार्षद। इन्हीं 3 पदों का चुनाव किया जाना है। ये हो गया क्या? नगर पालिका पद। ये 3 पद का चुनाव होने वाला है। अब इसके बाद जो है इसका चुनाव जो होगा वो किस तरह से होगा? क्या बैलेट पेपर से होगा या किसी मशीन के द्वारा होगा? तो ये चुनाव कार्यक्रम जो है ये चुनाव किसके द्वारा किया जाएगा? तो इसके लिए एक मशीन का प्रयोग किया जाएगा जो हमेशा होता आया है। तो उस मशीन का नाम क्या है? ईवीएम। लेकिन ये कौन सा मॉडल का ईवीएम है? तो ये मॉडल 2 है, ठीक है ना। ईवीएम मशीन जिससे कहता है कि मतदान किया जाएगा, उस ईवीएम मशीन का कौन सा मॉड्यूल है? तो मॉड्यूल 2 है, ठीक है ना। अब यहाँ पर हम ईवीएम बोल रहे हैं तो ईवीएम का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, ठीक है ना। तो इसमें एक ईवीएम बराबर क्या होता है? आपको मिलता है क्या? वोटिंग मशीन जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक का नाम होता है CU यानी कंट्रोल यूनिट, और एक का नाम होता है BU यानी बैलेट यूनिट, ठीक है ना। तो कंट्रोल यूनिट और बैलेट यूनिट यानी एक कंट्रोल यूनिट और एक बैलेट यूनिट, ये दोनों को मिला करके एक ईवीएम कहलाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ना इसमें 3 पद है, तो तीनों पद के लिए क्या एक ही ईवीएम से काम चल जाएगा? ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मॉड्यूल 2 ईवीएम जो है ये ईवीएम मशीन क्या करेगा? केवल एक पद के लिए उसमें मतदान किया जाएगा। तो इसमें हमको तो 3-3 पद का निर्वाचन किया जाना है। तो 3-3 पद के लिए कितना ईवीएम लगेगा? इसमें 3 ईवीएम लगेगा, ठीक है ना। तीनों पद के लिए 3 ईवीएम लगेगा। अब 3 ईवीएम है तो बताइए कि इसमें कंट्रोल यूनिट कितना होगा और बैलेट यूनिट कितना होगा? क्योंकि एक BU और एक CU, एक बैलेट यूनिट और एक कंट्रोल यूनिट को जोड़ देते हैं तो उसका जो समायोजन हो गया तो एक ईवीएम कहलाया। तो इस तरह से 3 पद है, तो 3 पद के लिए क्या होगा? 3 कंट्रोल यूनिट लगेगा और 3 बैलेट यूनिट होगा, ठीक है। जो निर्वाचन होगा तो निर्वाचन किनके द्वारा कराया जाएगा? यानी जो पोलिंग स्टेशन है यानी जो बूथ है, ठीक है ना। तो बूथ पर जो है ना ये निर्वाचन कराने वाले पदाधिकारी कौन होंगे? यानी उसको क्या बोलते हैं? इसको पोलिंग पार्टी बोलते हैं, जो बूथ पर क्या करते हैं? मतदान करवाने जाते हैं, ठीक है ना। तो ये यानी चुनाव करवाने जाते हैं, तो उन पदाधिकारी का नाम क्या है? तो ये जो पदाधिकारी होंगे उनका नाम है PRO यानी प्रोजाइडिंग ऑफिसर, जिसको हम लोग कहते हैं पीठासीन पदाधिकारी। जो उस मतदान केंद्र का क्या होता है? वो सर्वे सर्वा होता है, ठीक है ना। पूरा पावर उन्हीं के हाथ में होता है। उसके बाद है P1 यानी प्रथम मतदान पदाधिकारी। दूसरा है कि P2 जिसको कहते हैं द्वितीय मतदान पदाधिकारी। अब यहाँ पर देखिए 3 जन हो गए, एक हो गए पीठासीन पदाधिकारी, एक हो गए प्रथम मतदान पदाधिकारी, एक हो गए द्वितीय मतदान पदाधिकारी। अब यहाँ पर एक और है P3। तो क्या P3 सिंगल होंगे? नहीं, P3A, P3B और P3C 3 जन यहाँ पर होंगे, यानी 3 पदाधिकारी और होंगे। तो 3 और ये 3 कितने हो गए? 6 हो गए। अब ये तीनों का जो काम होगा, इनका क्या काम होगा और इन तीनों का क्या काम होगा? तो ये काम जानना बहुत ज़रूरी है। यदि आप पीठासीन पदाधिकारी हैं, चाहे द्वितीय मतदान पदाधिकारी हैं, चाहे तृतीय मतदान पदाधिकारी हैं, इसमें से कोई भी अगर पदाधिकारी हैं, कोई भी मतदान पदाधिकारी हैं, तो ऐसा नहीं सोचना है कि पीठासीन पदाधिकारी का जो काम है तो हम क्यों जानें। ये सोचना गलत है, क्योंकि ऐसी स्थिति आ जाती है कि पीठासीन पदाधिकारी अगर ना रहें,
ठीक है, या उनसे वो कार्य संभव नहीं है, तो उस स्थिति में क्या है, आप ही लोग को काम करना पड़ता है। यानी जो पीठासीन पदाधिकारी के नीचे है उन मतदान अधिकारी को ये काम पूरा करना पड़ता है। यानी ये जो निर्वाचन का कार्य है ना, ये चुनाव का कार्य ये सभी के कंधे पर है, सबको मिलजुल करके इसको क्या करना है, निपटाना पड़ेगा। अगर चुनाव प्रक्रिया में किसी प्रकार की गड़बड़ी हुई तो केवल पीठासीन पदाधिकारी जवाबदेही नहीं होंगे, इसमें से इस दल में जितने लोग हैं ये सबकी जवाबदेही होगी। इसलिए क्या करना है कि सबके कार्य को जानना बहुत ज़रूरी है। अपने कार्य के अलावा सभी पदाधिकारी जो हैं सबके कार्य को जानना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसमें जो है ना एक एक करके क्या करेंगे, हम सभी के कार्यों को समझेंगे। तो सबसे पहला जो है पीठासीन पदाधिकारी, इनका कार्य और दायित्व क्या होता है, सबसे पहले हम इनको समझते हैं। तो देखिए पीठासीन पदाधिकारी के क्या कार्य है, तो ये कहलाते हैं ओवरऑल, ठीक है ना। ओवरऑल का मतलब हो गया कि बूथ पर के सबसे अधिक पावर वाले जो पदाधिकारी हैं वो कौन है, तो वो पीठासीन पदाधिकारी हैं, क्योंकि इनके पावर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। अब इनका कार्य क्या क्या है तो ये जानना है। मतदान अधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। अब देखिए एक बात यहाँ पर समझिए अच्छा से, जैसा अभी हम बोल रहे थे कि सबके कार्य को, एक दूसरे के कार्य को सबको जानना जरूरी है। तो इसलिए क्या है कि ऐसा जानने से क्या है कि हो सकता है प्रथम मतदान पदाधिकारी अगर उपस्थित नहीं हुए तब क्या होगा, उनके स्थान पर कौन काम करेंगे। हो सकता है पीठासीन पदाधिकारी उपस्थित नहीं हुए तो उनका कार्य फिर कौन करेंगे। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि उनके नीचे जो पदाधिकारी हैं उनको कार्य सौंप दिया जाता है। इसलिए क्या करना है, हमें सबके कार्य को जानना जरूरी है। तो इसलिए पीठासीन पदाधिकारी का पहला कार्य, पहला कर्तव्य होता है कि सभी पदाधिकारियों के बीच समन्वय स्थापित करना। यानी कहने का मतलब है कि सबके बीच अगर समन्वय स्थापित होगा तो मिलजुल करके कार्य को संपन्न कर लिया जाएगा। दूसरी बात क्या है इसमें है कि ईवीएम संचालन हेतु विहित नियमों एवं प्रक्रियाओं के बारे में नवीनतम स्थिति से रूबरू होना। यानी नवीनतम स्थिति को भली भांति समझना। किसके बारे में, तो ईवीएम संचालन हेतु। अब ईवीएम का संचालन कैसे किया जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पीठासीन पदाधिकारी समझ रहे हैं, अरे वो तो P1 कर लेंगे, P2 कर लेंगे, क्योंकि वो तेज होते हैं, वो थोड़ा दिमाग लगाते हैं, हमें तो पेपर वर्क करना है, हमको केवल पेपर वर्क जानना है। ऐसा नहीं है, हो सकता है कि जैसा आप सोच रहे हैं उसका उल्टा हो जाए। तो क्या करना है, आपको ईवीएम संचालन किस प्रकार करना है इसके बारे में जानकारी रखना है, ठीक है। न्यूनतम का मतलब ये हो गया कि इस बार जो ईवीएम है उसका संचालन कैसे किया जाएगा, ईवीएम के साथ क्या क्या चीज़ हमको प्रयोग करना है, क्या इस बार ईवीएम के साथ वीवीपैट रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस बार ईवीएम के साथ वीवीपैट का प्रयोग नहीं होगा। तो ये सब जानकारी आपको रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, कि मशीन का संचालन कैसे किया जाए। फिर मशीन की त्रुटियों के बारे में जान। देखिए सभी लोग फंसते हैं यहीं पर, ठीक है ना, और बहुत बड़ा जवाबदेही होता है जब कहता है कि वोटिंग चालू हो जाता है, ठीक है ना, और मशीन के बारे में सही जानकारी नहीं है तो क्या है, मॉक पोल तो हम किसी तरह से करवा दिए, या हो सकता है कि मॉक पोल करवा दिया वो डिलीट नहीं हो रहा है, उसमें कुछ त्रुटि बता रहा है, या हमने क्या किया, वोटिंग वास्तविक जो है ना, वास्तविक वोटिंग जो है हमने स्टार्ट कर दिया कि जब मतदाता वोट डालने जाते हैं तो हो सकता है कि कोई बटन दब गया, हो सकता है कि वोट पड़ा या नहीं पड़ा, या शो नहीं किया, या बीप की आवाज़ नहीं हुई। तो ये सब त्रुटियां हैं। तीन सभी त्रुटियों को हम भली भांति जानेंगे तभी कहता है कि हम ईवीएम का संचालन सही ढंग से कर पाएंगे। तो इसमें कौन कौन से त्रुटि होता है हम सभी चीज़ को बारीकी से बताएंगे, ठीक है ना। तो हम अगले वीडियो में बताएंगे कि मशीन में कौन कौन सा त्रुटि होता है, किस प्रकार हम बीयू को सीओ से कनेक्ट करेंगे और उस मशीन से हमें कौन कौन सी जानकारी रखनी है ताकि उसको संचालन में तनिक भी दिक्कत नहीं हो। हम इतने आसान तरीके से बता देंगे कि आप क्या है, आप कंठस्थ अपना मशीन को छोड़ करके अगर आपके पास कोई कॉल करके भी पूछेगा तो आप कंठस्थ बता देंगे कि यहाँ पर त्रुटि है, आप इस बटन को दबाइए या उस बटन को खोलिए, या पलक को हटाइए या पलक को किस तरह से एडजस्ट करना है, ये आप खुद बता देंगे। हम इतने आसान तरीके से बताएंगे, तो हम अगले वीडियो में बताएंगे। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, पीठासीन पदाधिकारी के कार्य को समझ रहे हैं।
तो इसके बाद क्या है कि मतदान सामग्री के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना। देखिए पीठासीन पदाधिकारी का ये महत्वपूर्ण क्या है, कार्य है, कर्तव्य है कि मतदान कार्य में मतदान सामग्री के बारे में संपूर्ण जानकारी रखना, क्योंकि आपको बहुत सा पेपर मिलता है, ठीक है ना। अब उसमें क्या है कि आप जान रहे हैं उसके बारे में कुछ दूसरा, लेकिन उसमें लिखा हुआ है दूसरा। आप अंग्रेजी शब्द जान रहे हैं कि चैलेंज वोट का सोचिए, अब चैलेंज वोट को खोज रहे हैं, नहीं मिल रहा है, लेकिन आपको जो पेपर मिलेगा उसमें होगा कि अभ्याक्षेपित मतों की सूची। अब वहाँ पर आप गड़बड़ाते रहिएगा। तो इस चलते सभी पेपर के बारे में जानना है। अब टेंडर वोट जप रहे हैं, अब उसमें टेंडर नहीं है, ठीक है ना। जो पेपर जो है, प्रपत्र जो है आपको भरना, उसमें टेंडर नहीं है, और उसमें लिखा हुआ है क्या, निविदत मत पत्रों की सूची। अब हम क्या कर रहे हैं, कभी उनसे हम पूछते जा रहे हैं कि ये पेपर किसका है, ये पेपर कौन सा है, हमको कौन पेपर लगाना। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अगर हमें जानकारी रहेगा ना, तो हम भली भांति समय के अंदर और सटीक ढंग से इसको हम भर सकेंगे। तो ये क्या है, ये हमारा अपना कर्तव्य है कि हम उस चीज़ को जानें, उस जानकारी को हम रखें, ठीक है। अब इसके बाद आता है कि आयोग के अनुसार वोटिंग कंपार्टमेंट की तैयारी करना। जैसा चुनाव आयोग के द्वारा निर्देश दिया गया है, वोटिंग कंपार्टमेंट हमको उसी तरीके से बनाना है। तो वोटिंग कंपार्टमेंट कितना होगा, तो देखिए पद कितना है, 3 है, तो ये 3 वोटिंग कंपार्टमेंट होगा। पहला जो वोटिंग कंपार्टमेंट होगा उसमें बीयू किसका रहेगा, पार्षद का। दूसरा में किसका बीयू रहेगा, तो उप मुख्य पार्षद का। और तीसरा में क्या रहेगा, तो मुख्य पार्षद का। तो इस तरह से क्या है कि वोटिंग कंपार्टमेंट हमको तैयार करना है। कहाँ तैयार होगा, तो बूथ पर। अब इसके बाद है कि मॉक पोल प्रक्रिया की जानकारी और विलोपित करने की जानकारी होना। मॉक पोल प्रक्रिया हमें किस प्रकार अपनाना है, मशीन को किस तरह से हमको एडजस्ट करना है, और उसके बाद जब मॉक पोल पड़ जाएगा तो मॉक पोल को हमें विलोपित किस तरह से करना है, यानी मॉक पोल को डिलीट हमको किस तरह से करना है, और वास्तविक मतदान के लिए हमको मशीन को किस प्रकार तैयार करना है, इसकी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद आता है वास्तविक मतदान से पहले सभी आवश्यक पेपर से सील करने की जानकारी। अब हमने क्या किया कि मॉक पोल को डिलीट कर दिया, अब वास्तविक मतदान के लिए हम मशीन को तैयार कर रहे हैं। तो मशीन तैयार करने में क्या क्या करना पड़ता, हमको पेपर सील करना पड़ता। कौन सा पेपर जो है कहाँ लगा करके सील करना है, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें 4 तरह का है, 4 पेपर मिलेगा। एक क्या होगा कि ग्रीन पेपर सील, एक स्ट्रिप सील जो बाहर से लगता है, एक स्पेशल टैग होगा जो मशीन के अंदर एक खांचा बना हुआ रहता है उसमें लगाया जाता है, एक होता है असल टैग जो बाहर में लगता है। तो इन 4 पेपर को हमें इसके कार्य को जानकारी रखना है, ताकि कौन सा पेपर सील जो है कहाँ पर लगेगा। अब क्या करना है कि विहित प्रपत्रों में ससमय प्रतिवेदन तैयार करना। अब क्या है, वोटिंग चालू हो गया, तो जो कहता है कि विहित प्रपत्र है, जिस कार्य के लिए जो प्रपत्र है उसमें उसको भर देना है, और समय से पहले हमको रेडी कर लेना है, ठीक है। यानी आपका पेपर वर्क हमेशा करते ही रहना है। आपका पेपर वर्क जो है वो समय के अंदर कंप्लीट कर लेना है, यानी मतदान समाप्ति तक हो जाना चाहिए। अब इसके बाद क्या आता है कि ईवीएम एवं समस्त कागजात उत्तरदायी पदाधिकारी को सौंपना। जब कहता है कि वोटिंग समाप्त हो गया, तो वोटिंग समाप्त होने के बाद क्या है, फिर उसको क्या किया जाएगा, मशीन को अब सीलिंग किया जाएगा, ठीक है ना। यानी उसको फिर उसका अपना बक्सा में बंद किया जाएगा, और उसको क्या करना है, उत्तरदायी पदाधिकारी को सौंपना। यानी जहां बक्सा जमा होगा वहां सौंपना है ईवीएम मशीन, और क्या, इसके साथ साथ आवश्यक कागजात। इसके बाद जब जमा कर देंगे, उनको सौंप देंगे, तो उनसे क्या करना है, प्राप्ति रसीद लेना है, यानी रिसीविंग लेना है, ठीक है ना, जिस पर उसका क्या होगा, साइन होगा। अब इसके बाद क्या करना है कि मतदान का बहिष्कार। हाँ, एक चीज़ और जानना है यहाँ पर 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। जिस बूथ पर आप हैं, यदि उस बूथ पर क्या हो गया कि मत देने का बहिष्कार किया गया, एक भी वोट नहीं पड़ा, एक भी मतदाता वोट नहीं देने आए, यानी बहिष्कार हो गया, तो क्या करना है, मशीन को हमको उसी तरह से लौटा देना है, कभी नहीं। मशीन को क्या करना है, अपनी प्रक्रिया के अनुसार जिस तरह से सील किया जाता है लास्ट में, उसी तरह से सील करना है, मुहर लगाना है, ठीक है ना, और क्या करना है, उसको सील करके उसके बक्से में बंद कर देना है।
उसके बाद क्या है कि हमको उत्तरदायी पदाधिकारी को सौंपना है। ऐसा नहीं है कि मत नहीं पड़ा तो मशीन को हम ऐसे ही लौटा देंगे, ऐसा नहीं करना। ये घटना को, ये सूचना को ये पीठासीन पदाधिकारी अपने प्रोजाइडिंग ऑफिसर की डायरी में नोट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद क्या है कि विशेष परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी का कार्य, अगर पीठासीन पदाधिकारी नहीं आए या कोई उनके साथ घटना हो गया, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई कि वो बूथ पर नहीं पहुंच सके, या फिर क्या है कि उनके लिए कोई भी पीठासीन पदाधिकारी की व्यवस्था नहीं की गई, तो वहाँ कैसे काम होगा। बूथ पर मतदान तो होना है उस तिथि को। तब क्या होगा कि उस स्थिति में पीठासीन पदाधिकारी का पूरा कार्य कौन देखेंगे, तो पूरा कार्य कौन देखेंगे, प्रथम मतदान पदाधिकारी। इसीलिए हम बोले क्या कि सबके कार्य को, एक दूसरे के कार्य को जानना बहुत ज़रूरी है। अब प्रथम मतदान पदाधिकारी क्या सोच रहे थे कि ये तो पीठासीन पदाधिकारी का काम है पेपर वर्क करना, हमको क्या करना है, केवल चिन्हित करना है, मतदाता को पहचान करना है और पास करना है, बस मेरा तो यही काम है। अगर इतने ही बात पर रह जाते हैं और आपके साथ ऐसी स्थिति आ जाती है कि पीठासीन पदाधिकारी नहीं है, तो आप फंस सकते हैं चक्कर में। इसलिए जानकारी रखना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद जो है ना, इसके बाद प्रथम मतदान पदाधिकारी, द्वितीय मतदान पदाधिकारी और तृतीय मतदान पदाधिकारी का कार्य क्या है, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। उसके साथ साथ इसमें क्या है कि P3A, P3B, P3C जो है, ये मशीन के आखिर मालिक कौन होंगे, मशीन के प्रभारी कौन होंगे, ठीक है ना। इन सभी चीज़ों को हम अगले वीडियो में जानेंगे। तो फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबा दें, ताकि इस प्रकार का वीडियो जब भी अपलोड हो तो तुरंत सूचना आपके पास चली जाए। फिर मिलते हैं हम अगले टॉपिक लेकर के अगला वीडियो में।